स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। और आई होप आप सभी ओके होंगे लॉकडाउन की इस टाइम में। देखिए, आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी क्लास 12 का, ठीक है। और हमारा उस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, हिंदी में आवृत्तबीजी पौधों में लैंगिक जनन। तो आवृत्तबीजी पौधे मैंने आपको पहले ही बता दिया कौन से होते हैं, पिछले चैप्टर मैंने पढ़ लिया है। उसके बाद में देखो, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है वो चीज़ आप नोट करेंगे। इसमें हमें एनसीईआरटी ने आपकी ये वाली हेडिंग दी है, हमें यही पढ़नी है विशेष तौर से, डिटेल से। सबसे पहले हमें फ्लावर पढ़ना है। फ्लावर के बाद में हमें निषेचन पूर्व संरचना में घटनाएं पढ़नी है, और उसके बाद निषेचन पश्च घटनाएं संरचना में घटनाएं पढ़नी है। उसके बाद असंयोजन में बहुभुकता पढ़नी है। इतने टॉपिक हमें क्लियर करने हैं। इंग्लिश देख लीजिए, इसे फ्लावर बोलते हैं। इसे बोलेंगे स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन। उसके बाद में बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन, और इसे बोलेंगे आपका पार्थेनोजेनेसिस और पॉलीएम्ब्रियोनी। ये टॉपिक हमारी एनसीईआरटी ने दिए हैं, इसमें हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। अब देखिए, स्टार्टिंग में मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं इस चैप्टर के बारे में। देखिए, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक चीज़ यहाँ समझ लीजिए, हमें यही नहीं पता होता। जैसे ये हेडिंग मैंने यहाँ पे लगा रखा है, जो एनसीईआरटी ने आप ऐसे लिख रखा है, दिया लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट मैंने बता दिया आवृत्तबीजी से बोलते हैं हिंदी में, आवृत्तबीजी पौधों का जीवन काल, ठीक है। तो आवृत्तबीजी जो पौधे होते हैं उनमें आपको बताया गया है क्या होते हैं, सीड बनते हैं, फ्लावर आते हैं। मतलब सबसे ज्यादा डेवलप जो प्लांट है अभी तक के, वो आवृत्तबीजी एंजियोस्पर्मिक प्लांट ही होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें प्रोसेस की लाइफ हिस्ट्री में क्या होता है, एक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पीढ़ी एकांतरण या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आपसे ये पूछा जाता है कि कौन से पौधों में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, ये होता क्या है। तो इसे समझ लीजिए ध्यान से, क्या होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की, तो यहाँ पे देखिए, अल्टरनेशन और ऑफ जनरेशन की क्रिया हमारी हमेशा दो स्टेप में होती है, दो तरह से होती है। एक में अब क्या हुआ, गैमेटोफाइट्स, ठीक है। दूसरे में स्पोरोफाइट। ये गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट क्या होते हैं, ये समझिए ध्यान से। देखिए, गैमेटोफाइट बना किससे, गैमीट से बना है, फाइट मींस प्लांट। तो अब ये गैमीट का मतलब क्या होगा, या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा। तो कौन सी फॉर्म में होंगे, हमेशा सिंगल फॉर्म में होंगे। इसलिए इसको हम लोग हैप्लॉइड जनरेशन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, हैप्लॉइड का मतलब क्या है, अगुणित पीढ़ी, ठीक है। ये अवस्था कैसी होती है, स्मॉल होती है, छोटी होती है। स्पोरोफाइट अवस्था कैसी होती है, छोटी होती है। अगर हम लोग गैमेटोफाइट। अब स्पोरोफाइट की बात करें तो स्पोरोफाइट देखिए हमेशा स्पोर दो होते हैं, मेल और फीमेल। अभी स्पोरोफाइट का मतलब क्या है, 2x फॉर्म में होगी तो लार्ज होगी, ये छोटी होती है, बड़ी अवस्था होती है। अब ये दो हैं तो कौन सी हो गई, डिप्लॉइड जनरेशन हो गई, या इसी को हम द्विगुणित अवस्था भी बोल सकते हैं। अब इन दोनों को मिलाने के बाद, यानी पहले क्या हुआ, स्पोर गैमीट बने, गैमीट से क्या हुआ, स्पोर बने, स्पोर से क्या हुआ, नया प्लांट बन गया। दोबारा समझिए, गैमीट बने, मेल फीमेल दोनों गैमीट बने, गैमीट से क्या हुआ, स्पोर बने, आपस में उनका फ्यूजन हुआ, जैसा कि निषेचन दिया रखा है यहाँ पे। और उसके बाद में क्या हुआ, न्यू प्लांट फॉर्म हो गया, नया पौधे का निर्माण हो गया। ये हमारी जो प्रोसेस है, क्रिया है, या ये अवस्था, ये क्या कहलाती है, ये हमारी पीढ़ी एकांतरण या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाती है। अब मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। चीज आप ध्यान रखें, आप जब मैं समझाया करूं तो आप इसको नोट मत किया करिए। हाँ, कॉपी पेन लेके बैठिए आप, वो सही है, लेकिन जब मैं यहाँ समझा रहा हूँ तो आप इसको समझिए पहले, बाद में आप वीडियो को रोक के उसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। वरना वैसे भी मैं नोट्स आपको लास्ट वाले वीडियो में देता हूँ, जो भी एनसीईआरटी ने दिए हैं। तो अगर आप सही है, अगर आप लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कि आप लिखने में बिजी हो जाए। पहले मेरी पूरी बात समझिए, तो आपको समझ में आएंगी सारी चीजें। तो ये क्या हो गया, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है, यानी पीढ़ी एकांतरण। अब देखिए, इन चीजों के बारे में एक एक करके बात मैं करूंगा आपसे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम लोग, फ्लावर की बात करेंगे। तो फ्लावर के बारे में बात कर लेते हैं। पुष्प देखिए, अब पुष्प की संरचना हेडिंग डालेंगे आप लोग, और इसमें देखिए सबसे पहले थोड़ी सी बात मैं आपको पुष्प, हालांकि सभी आप जानते हैं, आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं। फैसिनेटिंग ऑर्गन्स का मतलब होता है आकर्षक अंग है, किसका, पौधे का। तो पुष्प क्या है, एक आकर्षक अंग है पौधे का, जो कि सभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है। पॉलिनेशन में हेल्प करता है, परागण जो क्रिया होती है पुष्प के बिना नहीं हो सकती है। और क्या करता है, इसमें ही आपके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं आपके जन्म क्रिया के लिए, दोनों पुष्प के अंदर ही बनते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक थोड़ी सी जानकारी थी, पता है आपको वैसे। अब देखिए, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं इसकी, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें किसी भी पुष्प में, तो लगभग मोस्टली पुष्पों में भी चार चीजें दिखाई देती हैं। ऐसे बनाया है, कलर अगर हुआ तो मैं तो कलर बनाता। अभी देखिए, ध्यान समझिए इसे, इस तरीके से मैंने इसको नोट डाउन किया है। अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहला पार्ट जो होता है वो कैलेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है,
कैलक्स कहलाता है। देखिए कैलक्स कहलाता है, इसे हम लोग हिंदी में बाह्यदल बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखिए एक कैलक्स जो होता है वो सेपल कहलाता है। क्या कहलाता है? सेपल। तो अगर कैलक्स की यूनिट पूछी जाए आपकी तो वो क्या होती है? सेपल होती है। लेकिन अगर कैलक्स लिखा हुआ है तो कैलक्स का मतलब क्या है? वहां पे एक से अधिक क्या होंगे? सेपल होंगे। तो एक से अधिक सेपल होने की कंडीशन कैलक्स कहलाती है, जो कि फ्लावर का सबसे प्रथम भाग होता है या पहला घेरा। अगर हम किसी फ्लावर को तोड़ें देखें तो हमें पहला घेरा वो इसी का दिखाई देगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें दूसरा बल्ब, तो दूसरा बल्ब यानी दूसरा घेरा किसका होता है? अभी इनको डिटेल से बता दूंगा आपको। चलिए यहाँ पे देखिए कैलक्सी हमेशा ग्रीन कलर के ही होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। बाकी निषेचन क्रिया में इनका कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ प्रोटेक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, प्रोडक्ट रखते हैं हमारे फ्लावर को। इतनी बात क्लियर हुई। कोरोला देखिए, कोरोला को हिंदी में दल बोलते हैं, लेकिन कई सारे कोरोला मिलकर दल बनाते हैं। ठीक है, वैसे एक बार बोलेंगे तो दलपुंज बोल दिया जाएगा इसको। इसकी जो एक जो कोरोला होता है उसे पैटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैटल। तो इसकी इकाई क्या हो गई? इसकी इकाई हो गई पैटल। अब देखते हैं पैटल के एक कलर्ड होते हैं। कलर्ड का मतलब जैसा फ्लावर वैसा इसका कलर। ठीक है, यानी जो कलर्ड हमें फ्लावर दिखाई देता है वो इनकी प्रेजेंटेशन के कारण दिखाई देता है, और इनका भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता है। ये आकर्षक होते हैं कीटों को अपनी ओर, किसी भी जीव को, जैसे मान लो कोई भी एनिमल है उसे अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य किसका होता है? कोरोला का होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद में स्किन पैटल हो गई, ये दूसरा बाल हो गया। ठीक है, इन दोनों को अगर हम मिला दें, तो इनको हम अनावश्यक घेरे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनावश्यक या नॉन एसेंशियल बर्ल। नॉन एसेंशियल बर्ल, बल का मतलब घेरा, यानी ये ऐसे घेरे होते हैं, इन दोनों को मिला के बोलते हैं अनावश्यक घेरे। कहने का मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन में इनका कोई रोल नहीं है। कैसे हैं? प्रोटेक्टिव ऑर्गन है सिर्फ। इतनी बात क्लियर हुई आपके। अब देखिए दो बचे हमारे पास, कौन से बचे? उसके बाद में तीसरा बल आता है एंड्रोसियम का। किसका आता है? एंड्रोसियम का। यहाँ समझिए ध्यान से, एंड्रोसियम को हिंदी में पुमंग बोलते हैं, और इसकी जो इकाई होती है एक को बोलते हैं स्टेमिन। क्या बोलते हैं? स्टेमिन। तो इसकी इकाई क्या हो गई? स्टेमिन इसकी इकाई हो गई। ठीक है, अब यही इसके और मैं आपको बता दूं थोड़ी बात। ये कैसा पार्ट होता है? ये मेल पार्ट होता है। फ्लावर का कैसा पार्ट है? तो फ्लावर का कैसा पार्ट है? ये मेल, नर भाग होता है। कौन सा भाग होता है? नर भाग होता है। तो ये थर्ड पार्ट हो गया हमारा। उसके बाद में हमारा लास्ट जो होता है, ये सेंटर में, बिल्कुल लास्ट में होता है, सेंटर में पाया जाता है। इसका नाम गाइनोसियम या जायंग होता है। और ये जो इसकी जो यूनिट होती है वो पिस्टल होती है। क्या होती है? पिस्टल, या इसी को कार्पल भी बोलते हैं। इसकी यूनिट कार्पल, इसकी दो यूनिट होती है। ठीक है, पिस्टल और कार्पल। तो ये लास्ट बर्ल होता है, अंतिम घेरा या चौथा घेरा होता है। ये भी जनन क्रिया में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि मेल पार्ट हो गया। तो ये कौन सा पार्ट हो गया? फिर ये हो गया आपका फीमेल पार्ट। कौन सा हो गया? ये फीमेल भाग होता है। ठीक है, तो मेल और फीमेल भाग हो गया, तो ये रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। तो यहाँ मैंने नॉन एसेंशियल लिखा था, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? ये दोनों हो जाएंगे स्टूडेंट आपके, ये हो जाएंगे एसेंशियल बर्ल, आवश्यक घेरे, एसेंशियल बर्ल। ठीक है, कौन से? एसेंशियल। ये दोनों क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन क्रिया में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इनको बोल दिया जाता है आवश्यक घेरे। किसके लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए, एक बार मैं बता दे रहा हूँ। सबसे लास्ट में कैलक्स आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, ये कैलक्स होते हैं। मैं अगले लेक्चर में आपको ये फ्लावर से ही बता दूंगा। उसके बाद में देखिए ये पार्ट, जो कलर्ड पार्ट आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये वाले, ये दोनों पार्ट आपके कोरोला के हैं। उसके बाद में ये जो संरचना है यहाँ से यहाँ तक निकली हुई, यहाँ से निकल के जाती हुई, ये क्या कहलाती है आपकी? ये कहलाती है आपकी एंड्रोसियम। और ये जो बड़ा गुम्बद जैसा बीच में भाग है, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं गाइनोसियम। अब बात करेंगे इसकी, तो ये क्या? ये थैलेमस कहलाता है। क्या कहलाता है? थैलेमस। ये आपकी किसी भी कलिका से, थैली से इसको क्या करता है? जोड़े रखता है। इसका कोई रोल नहीं होता जनरल में, सिर्फ फ्लावर को क्या करता है? अपने ऊपर रखता है, इसी के ऊपर फ्लावर क्या होता है? टिका होता है। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम इन दोनों की एसेंशियल बर्ल की बात करेंगे, इन दोनों की अलग अलग आपको बात बताएंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होते हैं। अब देखिए इसके आगे की बात करते हैं। मैंने कहा आपको आवश्यक घेरे बताने हैं, आवश्यक बस शॉर्ट में ही समझना है, बाकी हम इसकी डिटेल अभी अगले जब हम प्री फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट पढ़ेंगे उसमें बताएंगे आपको। देखिए आवश्यक घेरे, एसेंशियल बर्ल मैंने बताया ना, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है ये घेरा। ठीक है, उसमें कौन सा? एंड्रोसियम यानी पुमंग और जायांग होता है। एंड्रोसियम गाइनोसियम ही होता है। और एंड्रोसियम की अगर बात करें तो देखिए मैंने यहाँ पे इसका डायग्राम किया है। ये एंड्रोसियम होता है हमारा, ये जुड़ा होता है नीचे बेस से।
और एंड्रोसियम में दो पार्ट होते हैं, क्या होता है एंथर होता है, क्या होता है एंथर, दूसरा क्या होता है फिलामेंट। इसको पुंकेसर एंथर, ठीक है, और इसको फिलामेंट तंतु बोलते हैं। यहाँ समझिए ध्यान से, ये जो ऊपर वाला पार्ट आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है, एंथर कहलाता है। ये फिलामेंट होता है। फिलामेंट हमें एंथर से जोड़े रखता है और इसे क्या करता है, वैस्कुलर सप्लाई भी इसी के द्वारा दी जाती है। वैस्कुलर सप्लाई का मतलब कि भोजन और जो और वाटर वगैरह है वो सब इस फिलामेंट के द्वारा एंथर में जाएगा। और एंथर के अंदर अगर देखें तो ऐसी तरीके की चार संरचना हमें दिखाई देती है। इसके अंदर ही क्या होता है, हमारा पॉलन ग्रेन बनते हैं। क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन। ये अभी आप पढ़ेंगे, परागकण का निर्माण इसी के अंदर होता है। बात करते हैं किसी गायनोसियम की, इसकी यूनिट मैंने आपको पहले बता दी। गायनोसियम की बात करें, गायनोसियम देखिए क्या, गायनोसियम में 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3। कौन कौन से, ये देखो गायनोसियम का चित्र है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये 3 भाग किसके होते हैं, गायनोसियम के होते हैं। और गायनोसियम का जो तीसरा, देखिए इसका क्या कार्य हुआ, इसका कार्य हो गया परागण जो क्रिया होती है उसके द्वारा यह पॉलन ग्रेन जो है वो इसके बेस पे आके गिर जाते हैं, यहाँ रुक जाते हैं। अगर ये स्टिग्मा पार्ट ना हो तो वो नीचे गिर जाएंगे, निश्चित क्रिया नहीं हो सकती है। स्टाइल का काम क्या हुआ, पॉलन ट्यूब का निर्माण करना। ये स्टाइल क्या करती है, रास्ता प्रदान करती है किसके लिए, परागकण के लिए। और ओवरी क्या है, ओवरी इसका मुख्य भाग होता है। ओवरी के अंदर ही क्या होता है, ओवरी के अंदर आपका बनता है ओव्यूल। क्या बनता है, ओव्यूल, जिसे हम बोलते हैं बीजांड। क्या बोलते हैं, जिसे हम बीजांड बोलते हैं, ठीक है। तो बीजांड बनता है किसके अंदर, ओवरी के अंदर। की सबकी स्ट्रक्चर अभी पढ़ेंगे हम। तो ये आपने क्या देख लिया, आवश्यक घेरे। अब हम पहला जो हमारा दूसरा टॉपिक भी यानी फ्लावर की संरचना वाला जो टॉपिक थे हमारा वो वहाँ पे क्लियर हो गया 1.1 वाला। अब 1.2 वाला जो हमारा 2.2 सॉरी जो टॉपिक है उसका नाम है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, यानी वही निषेचन के पूर्व कौन कौन सी घटनाएं और संरचनाएं होती हैं वो वाला टॉपिक हम क्लियर करेंगे। और एक चीज़ है, आपको अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में, वरना मैं आपको व्हाट्सअप नंबर देता हूँ अपने वीडियो में, आप उस पर व्हाट्सअप करके मुझे कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया करिए आप लोग। देखते हैं अगला वाला टॉपिक 2.2 क्या है। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी, और मैंने पिछली वीडियो में अभी आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर बताया। और इस वीडियो में हम लोग पहला हेडिंग जो दूसरा हेडिंग है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। कहने का मतलब ये है निषेचन से पूर्व कौन कौन सी संरचना, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, हम एनसीईआरटी का टॉपिक आपको इसमें समझाऊंगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दिया गया, आप लोग के वीडियो के लाइक से हम लोग को एनर्जी मिलती है। लाइक करने में आपको कुछ नहीं जाता, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी भेज सकते हैं आप लोग। देखिए ध्यान से, अब इसमें क्या होता है, देखिए ये जो संरचना, ये वाला जो स्टेज होती है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, इसमें क्या होता है समझिए ध्यान से। इसमें अभी 2 क्रियाएं होती हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि निषेचन से पहले पुष्प में क्या परिवर्तन होते हैं, निषेचन क्रिया होने से पहले फ्लावर में क्या चेंजेस आते हैं, कौन कौन सी चीज बनती है, उसके बारे में हम इस वाली अवस्था में देखते हैं। कौन कौन सी घटना है, देखिए पहली घटना इसमें डेवलपमेंट ऑफ एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का मतलब क्या, मेल पार्ट, यानी मेल पार्ट का डेवलपमेंट। और क्या, डेवलपमेंट ऑफ गायनोसियम, क्या, फीमेल पार्ट, यानी मेल तथा फीमेल पार्ट का डेवलपमेंट, यानी कैसे बनते हैं और कैसे विकसित होते हैं, मैच्योर होते हैं, पूरी क्रिया हमारी जो है वो इस वाली कंडीशन में आ जाती है, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एंथर यानी एंड्रोसियम। देखिए ध्यान से, एंड्रोसियम क्या होता है, एंड्रोसियम फ्लावर का मेल पार्ट होता है। इसमें 2 भाग पाए जाते हैं। एंड्रोसियम क्या होता है, फ्लावर का मेल पार्ट होता है, इसमें 2 भाग पाए जाते हैं। नंबर 1 जो हमारा पार्ट होता है वो कौन सा होता है, एंथर। दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरा होता है फ्लामेंट। दूसरा क्या होता है, दूसरा फ्लामेंट होता है। मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में बता दी थी दोनों क्या होते हैं, ठीक है। तो एंथर और फ्लामेंट क्या होते हैं, हमारे दोनों फ्लावर के क्या होते हैं, एंड्रोसियम के पार्ट होते हैं। अगर हम जो देखें एंथर की बात करते हैं, एंथर की। अब जो एंथर होता है, देखिए एंथर क्या है, जैसे ये मैंने यहाँ बना रखा है, ये पूरा मैंने एंड्रोसियम बनाया है। देखिए एक ये वाला स्ट्रक्चर जो दिख रहा है तो एंथर का है। तो एंथर के आधार पर भी हमारे फ्लावर 2 प्रकार के होते हैं। कैसे, एक तो ऐसा जिसमें केवल एक एंथर पाया जाएगा, उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे बोलेंगे मोनोथीकस एंथर, मोनोथीकस एंड्रोसियम, ठीक है, जिसमें केवल एक इस तरीके से उसकी संरचना बनेगी। और ये सिर्फ और सिर्फ मालवेसी जो फैमिली जिसमें गुड़हल है, गुड़हल में आपका मोनोथीकस होता है, तो मालवेसी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी में मोनोथीकस एंथर पाया जाता है। इतनी बात क्लियर हुई। दूसरी बात डाइथीकस। अब डाइथीकस का मतलब यहाँ पे क्या है कि जिसमें 2 लोब पाए जाएंगे। देखो एक लोब ये है, एक लोब ये है, इसमें केवल एक था तो मोनो हो गया। डाई का मतलब 2 होता है और थीकस में लोब यानी एंथर। तो अब इसमें क्या है, 2 लोब होंगे तो कौन सा हो गया, डाइथीकस एंथर।
बाकी जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उनमें सब में क्या होता है, आपका डाइथिकस एंथर पाया जाता है। इतनी बात क्लियर हुई। मोनोथिकस सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, फैमिली मालवेसी में, जिसमें आपका गुड़हल आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको। आप देखो, अगर हम इसको देखें डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ समझिए आप इस चीज को जरा ध्यान से। ये हमारा डाइथिकस या मोनोथिकस कोई सा भी एंथर लेते हैं, जब हम इसको इस तरीके से कट करते हैं, यहाँ से मान लीजिए ये एंथर, इसको यहाँ से काटेंगे तो हमें इस तरीके से 4 चैम्बर दिखाई देंगे अंदर। कितने, टेट्राड कंडीशन दिखाई देगी। अभी आपको डिटेल में बताना है। तो टेट्राड कंडीशन को इस तरीके से दिखाई देगी। तो इसके अंदर एक जो पार्ट होता है उसे हम सैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैक। अब कितने हैं, 4। तो टेट्राड कंडीशन हो गई। ये हमारी कौन सा रचना है, ये पॉलिन सैक है। क्या है, पॉलिन सैक। और ये पॉलिन सैक के अंदर क्या होगा, कुछ बहुत छोटी छोटी सी संरचनाएं पाई जाती हैं, गोल। ठीक है, ये कण के समान, इनको बोलेंगे पॉलिन ग्रेन या पराग कण। क्या बोलेंगे, पराग कण। क्या बोलेंगे इन्हें, परागकण। इन्हीं का नाम होता है स्टूडेंट, इन्हीं का नाम होता है सूक्ष्म बीजाणु या माइक्रोस्पोर। क्या होता है, माइक्रोस्पोर, इन्हीं का नाम होता है। और ये किसकी तरह वर्क करते हैं, तो आपको बता दें, ये मेल गैमीट की तरह वर्क करते हैं। किसकी तरह, मेल गैमीट की तरह ये क्या करते हैं, आपके वर्क करते हैं। किसकी तरह कार्य करते हैं, तो नर युग्मक की तरह कौन कार्य करता है, माइक्रोस्पोर बोल दो चाहे पॉलन ग्रेन बोल दो इनको। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है आपके। तो ये हमारी क्या स्ट्रक्चर है कि यहाँ से भी हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, परागकण के बारे में। परागकण कैसे बने ये क्रिया आपको अभी मैं समझाऊंगा। यहाँ पे सिर्फ ये बताया गया है कि इस जो आपका जो एंड्रोसियम होता है उसके अंदर क्या क्या चीज पाई जाती है। अभी इनके निर्माण की क्रिया जो होगी, माइक्रोस्पोर के निर्माण की क्रिया, वो मैं आपको अभी डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब देखते हैं आगे। तो अब देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जैसा मैंने आपको बताया था अभी कि डेवलपमेंट ऑफ एंथर का विकास, डेवलपमेंट कैसे करेंगे, और ये इसी क्रिया को हम बोल देंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, सूक्ष्म बीजाणु जनन। कहने का मतलब, अब इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे, तो आप बताएंगे पुष्प के अंदर माइक्रोस्पोर बनने की क्रिया को, पुष्प के अंदर माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बनने की क्रिया को सूक्ष्म बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब देखिए कैसे बनते हैं, ध्यान से समझिए इस चीज को। अगर हम लोग किसी एंथर से अगर सेल निकालते हैं, जैसे हमने फ्लावर की सेल निकाली, अब देखिए इसमें क्या होता है, इस टाइप से ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या कोशिकाएं होती हैं। यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं इसलिए होती हैं क्योंकि इनमें क्या विभाजन की क्षमता पाई जाती है। तो विभाजन की क्षमता क्या, मतलब कि ये अपनी संख्या में वृद्धि कर सकती हैं, और इनके ऊपर ये कवरिंग होती है जिसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये कोशिकाएं निरंतर क्या करती है, वृद्धि करती रहती हैं। उसके बाद में प्रोकैम्बियल स्टैंड का निर्माण कर लेती हैं, और यही कोशिकाएं आपकी आर्चीस्पोरल सेल्स के रूप में बदल जाती हैं। बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। उसके बाद में थर्ड स्टेप में क्या होता है, ये जो आपकी प्रोकैम्बियल स्टैंड होते हैं मध्य भाग में होती है, और उसके दोनों तरफ क्या होती है, प्राइमरी पैराटल सेल्स का निर्माण हो जाता है। उसके दोनों तरफ क्या हो रहा है, प्राइमरी पैराटल सेल्स का निर्माण हो गया। एपिडर्मिस आपका अभी भी जैसा का तैसा ही था। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं ये वाली स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था टेट्राड कंडीशन बनती है। देखिए इसमें 4 पार्ट बनते हैं, 1 2 3 4, ये 4 भाग बनते हैं अलग अलग डाइथिकस एंथर के हिसाब से देखें तो इसमें जो अंदर की ओर जो धंसी हुई इन्वेजिनेशन वाला जो पार्ट होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमियम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमियम। और ये जो आपके गोल गोल से स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ, ये इसका सेंटर होता है। तो ये वाले पार्ट क्या कहलाते हैं, कंडक्टिंग स्टैंड कहलाते हैं। अब ध्यान रखना, इन कंडक्टिंग स्टैंड का ही रोल है। अब मैंने क्या करा है, इस एक कंडक्टिंग स्टैंड को क्या करा है, यहाँ से उठा लिया है। अब अगर इस कंडक्टिंग स्टैंड की तरफ देखें और डेवलप होने के बाद क्या करता है, कि कुछ इस तरीके से संरचना बनाता है। ध्यान समझिए इसको। तो इसके चारों तरफ का आपका ये पार्ट जो है वो एपिडर्मिस का ही कहलाएगा। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ये गोल होता है बिल्कुल, ठीक है, इस तरीके से चारों तरफ से एपिडर्मिस कहलाएगा। और इसके अंदर ही क्या होता है आपका एक और, इसके अंदर एक परत पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं, टैपिडम कहते हैं। किसे क्या बोलते हैं, टैपिडम कहते हैं। और इस यानी ये वाली लेयर क्या हो गई आपकी, ये वाली लेयर क्या हो गई, ये टैपिडम की लेयर हो गई। और टैपिडम की लेयर के बाद इसके अंदर क्या पाई जाती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल पाई जाती है, सूक्ष्म मात्र कोशिकाएं पाई जाती है इसके अंदर। किसके अंदर, आपके टैपिडम के अंदर। अब ये कितनी होती हैं, तो डिपेंड करता है कि कितनी होंगी, बहुत सारी होती हैं, 4 होती हैं, यानी 4 की काउंटिंग में होती हैं। ठीक है, तो एक अगर हम लोग देखें कंडक्टिंग स्टैंड को, तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए इस तरीके से 4 उसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल है या सूक्ष्म मात्र कोशिकाएं हैं। अभी माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर ही क्या होते हैं, आपके माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। ठीक है,
और एकमात्र कोशिका जो है वो 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण करती है। कितने का? 4 का। तो माइक्रोस्पोर बनने की क्रिया को क्या बोल देते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दोबारा एक बार फिर समझिए, एपिडर्मिस चारों तरफ पाई जा रही है, उसके बाद में मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं होती हैं, आपस में इकट्ठी जाती हैं, उनमें विभाजन की क्षमता के बाद वो आर्चिस्पोरियल सेल और प्रोकैम्बियल स्टैंड में बदल जाती हैं, और उसके बाद थोड़ा सा और विकसित होने के बाद ही क्या करती हैं, ये प्राइमरी पैराइटल सेल का निर्माण कर लेती हैं। और ये प्राइमरी पैराइटल सेल्स क्या होती है, ये सेंटर में ही रहती हैं, बाकी आपकी जो प्रोकैम्बियल जो स्टैंड हैं वो क्या कर जाते हैं, कंडक्टिंग स्टैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए ये प्रोकैम्बियल स्टैंड मैंने यहाँ भी दिखाए हैं आपको ये वाले, और ये क्या किस में कन्वर्ट हो गए, कंडक्टिंग स्टैंड में। 1 2 3 4 वही हैं आपके, चारों क्या हो गए, इस कंडक्टिंग स्टैंड में कन्वर्ट हो गए। अब ये कंडक्टिंग जो स्टैंड होते हैं यही क्या करते हैं आपका, और डेवलप होकर क्या करते हैं, मतलब कि अंदर एक टैप्टम लेयर का निर्माण कर लेते हैं, और जैसे ही टैप्टम लेयर बनती है उसके अंदर क्या बन जाती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल बन जाती हैं। ठीक है, इसी को हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। और इसके अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है उसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं, और माइक्रोस्पोर बनने की क्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है किसी भी फ्लावर के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में आपसे कि जो आपका डेवलपमेंट आप किसका, गैनोसियम, यानी जो फीमेल पार्ट होता है गैनोसियम या जायांग होता है, उसका विकास कैसे होता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अगर कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।